नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो छेड़खानी बलात्कार के झूठे केस में आपके आस पड़ोस जानने वाले और न्यूज़पेपर में तमाम मीडिया में ऐसी खबरें आप लोगों को रोजाना देखने को मिलती होंगी कि झूठे केस में उसको फंसा दिया गया, किसी लालच में उसको फंसा दिया गया है, किसी ने कुछ पैसा देकर और उसको इस प्रकार के घिनौने कृत्य में फंसा दिया है जिससे उसकी जिंदगी तक तो तबाह हो ही जाती है। साथ ही साथ वह व्यक्ति उस समाज को कभी नहीं सह पाता है और आगे चलकर वह समाज के लिए एक अभिशाप साबित होता है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं, हम क्यों ऐसा काम करते हैं कि किसी को हम झूठे रेप के आरोप में, छेड़खानी के आरोप में फंसाकर उस पर मुकदमा कायम करके उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। हमारे सामने कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें कई व्यक्ति जेल में जाकर फांसी लगा लेते हैं या जेल से निकलने के बाद सज़ा काट रहे हैं, पागल हो जाते हैं, आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं, जीवन भर अपने जीवन को जी नहीं पाते हैं। वह जीवन जीने से बेहतर अपने आप को फांसी के फंदे को, मरने को ही अच्छा समझते हैं और उसको अपना लेते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे बेगुनाहों की जान लेते दुष्कर्म रेप के झूठे मामले पर बात करते हैं। रेप एक्यूजर किसे कहते हैं और कोर्ट का फैसला क्या आया है, यह चर्चा में क्यों है। रेप एक्यूजर किसे कहते हैं और फॉल्स रेप केस में कानून क्या कहता है। अगर आप किसी पर फॉल्स रेप का केस दर्ज कराते हैं तो उस व्यक्ति का क्या क्या अधिकार होगा आपके खिलाफ। तो इन सभी मुद्दों पर आइए हम बात ही कर लेते हैं। जानने के लिए दो तीन वैसे मुद्दों को जानेंगे। पहले हम जानेंगे योगेश का मामला। योगेश का क्या मामला है, योगेश कहाँ के रहने वाले हैं, यह चर्चा। यूपी के अलीगढ़ का एक लड़का है योगेश, ग्रेटर नोएडा में नौकरी करने जाता है, एक बेकरी की दुकान में नौकरी करता है। वहां पर वह काम करता है और वहां पर काम करने वाली महिलाओं से उसका विवाद हो जाता है। विवाद होने की स्थिति में जो बेकरी का मालिक होता है वह उन महिलाओं को और योगेश को नौकरी से निकाल देता है। नौकरी से निकालने के कुछ दिन बाद महिलाओं के द्वारा योगेश पर यौन अत्याचार का झूठा मुकदमा दायर कर दिया जाता है। वहीं की एक चौकी होती है, पुलिस चौकी, जिसका नाम होता है बिसरस थाना। 15 मई को पुलिस उसे उठा ले जाती है, बिना एफआईआर किए हुए पुलिस उसको उठा ले जाती है। जब उसके भाई को पता चलता है तो पुलिस के यहाँ जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि आप इसे छोड़ दीजिए या निकटतम न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करिए। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है और अगले दिन दोपहर उसकी लीला समाप्त हो जाती है और योगेश जो 15 मई को जिसको पुलिस ने झूठे रेप के केस में बिना एफआईआर दर्ज किए केवल महिलाओं के द्वारा आरोप लगाने के आधार पर ही उठा ले जाती है और वह अगले दिन दोपहर में आत्महत्या कर लेता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। परिवार को पुलिस के द्वारा यह बताया जाता है कि उसने फांसी लगा ली, पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया जाता है और झूठे केस लगाने के आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन क्या किसी थाने को सस्पेंड कर देने से, झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं को गिरफ्तार कर लेने से क्या योगेश वापस आ जाएगा? यही मामला बहुत गहराता हुआ चला जा रहा है कि हमारी सामाजिक समझ, हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति, हमारी नैतिकता कहाँ चली जा रही है। क्या हम झूठे केस में किसी को फंसाकर क्या उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं? अपने परिवार का युवा है, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए प्राइवेट नौकरी करता है, बेकरी में जाता है, बेकरी की दुकान में नौकरी करता है, उसके बाद यह स्थितियां सामने आ जाती है जो बहुत ही दुखद है। दूसरा मामला हम देखें, 29 मई राजस्थान के झुंझुनू में एक थाने में दुष्कर्म के आरोप में गौरव शर्मा की मौत हो जाती है। यह ऐसे ही मामले हैं, ऐसे अनेकों मामले हैं। लेकिन इस जो आज हमारा वीडियो सेशन है, इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमने इन दो मामलों को जाना, योगेश का मामला और गौरव का मामला। योगेश का मामला हतप्रभ करने वाला था, रुलाने वाला भी मामला है। पिछले 8 वर्षों में आंकड़े बताते हैं कि छेड़खानी जैसे 14 झूठे मुकदमे लगभग 20 पुरुषों के खिलाफ दर्ज करा चुकी हैं। उनका नाम है भावना शर्मा। भावना शर्मा नामक महिला को गिरफ्तार किया गया है और इस महिला की यही करतूत है। 8 वर्ष में 20 पुरुषों
को 14 झूठे मुकदमे में फंसा चुकी हैं। और समझिए इनकी क्या स्थिति होगी, क्या ये पैसे पर लोगों को फंसाती होंगी या स्थितियां क्या होंगी। मामला कैसे सामने आया, जब इन्होंने वकीलों पर इस प्रकार के केस लगाए तो वकीलों का समूह अपना जत्था होता है, इन्होंने इसकी जांच की, पड़ताल की, तो यह पाई गई कि यह ऐसे ही झूठे आरोप लगाती रहती हैं। शर्मा ही अकेली नहीं है, भावना शर्मा अकेली एक ऐसी महिला नहीं है। भारत में ऐसी तमामों महिलाएं हैं जो घिनौने कृत्य के लिए जानी जाती हैं। पिछले वर्षों में ऐसी कई महिलाओं के खिलाफ मुकदमा कायम किया जा चुका है। गुरुग्राम की ही एक महिला है ने 1 साल में दुष्कर्म के 9 झूठे मुकदमे लिखवाए हैं। इस प्रकार की ऐसी महिलाएं आपको मिल जाती हैं। क्या होते हैं रेप एक्यूजर किसे कहते हैं? रेप एक्यूजर मतलब ऐसे लोग जो एक्यूजर मतलब झूठे मुकदमे या झूठे केस का आरोप लगाते हैं, मुकदमे लिखवाते हैं। वो कैसे? रेप का, छेड़खानी का, बलात्कार का, उसको हम क्या कहते हैं? रेप एक्यूजर। भावना शर्मा को हम सीरियल रेप एक्यूजर के नाम से जानेंगे कि उन्होंने एक ही नहीं लगभग 20 व्यक्तियों के खिलाफ झूठे रेप और छेड़खानी के मुकदमे 8 वर्षों में दर्ज करा चुके हैं। बहुत ही घिनौनी और शर्मसार करने वाली बात है। जहां पर हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, देवी की प्रतिमूर्ति मानी जाती है, घर की लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। दुर्गा, सती, सावित्री, गंगा, जितनी पवित्र हमारे यहाँ भगवान या देवी देवताएं हैं, उसमें जो महिला रूप में है उनको हम लोग उसी रूप में देखते हैं। लेकिन क्या इस प्रकार की महिलाएं हमारे समाज को कैसे कलंकित कर रही हैं, या हमारे मुकदमे ही, झूठे केस के मुकदमे ही बता रहे हैं, जिसमें योगेश की मृत्यु हो जाती है, झूठे आरोप में लगाकर झूठे रेप केस में उसको फंसाया जाता है। भावना शर्मा, उसके बाद राजस्थान वाला मामला हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि फॉल्स जो रेप केस होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो विधि विशेषज्ञ बताते हैं यदि किसी व्यक्ति पर रेप केस के झूठे चार्ज लगाए जाते हैं तो उसके पास निम्न विकल्प होते हैं। वह कौन कौन से विकल्प होते हैं? होने के पहले वह अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दाखिल कर सकता है ताकि पुलिस कस्टडी में आपको गिरफ्तार न किया जाए। उसके बाद गिरफ्तार या चार्जशीट फाइल होने के पहले 2 विकल्प होते हैं। पहला जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन दी जा सकती है। उसके बाद एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लगी आपराधिक कार्रवाई को खारिज करवाने की सिफारिश की जाती है। हाई कोर्ट इसे खारिज कर सकता है। कोर्ट को लगता है कि इसे फंसाने के लिए ऐसा किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 225 के तहत हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की यह बात कर रहा है। रिट याचिका दाखिल किया जाता है। उसे जब ऐसा लगता है कि पुलिस या निचली अदालत के साथ मिलकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है तो कोर्ट उसको बरी कर देता है। उसके बाद क्या होता है? अगर व्यक्ति पहले अरेस्ट होने के पहले बरी नहीं हो पाया तो उसके पास क्या अधिकार है? तो बरी होने के बाद, बरी मतलब जेल से निकलने के बाद, व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प हैं। किसी पर ऐसा झूठा आरोप लगता है और कोर्ट उसे बरी कर देता है तो व्यक्ति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। क्या क्या विकल्प होते हैं? जो हमारी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा 211, व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकता है कि उसके खिलाफ झूठी आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई थी। अगर योगेश बचता तो उन महिलाओं के खिलाफ, अगर वह बरी होता तो उन महिलाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 211 के तहत उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा देता। लेकिन उसने तो आत्महत्या कर ली। 7 साल तक इसमें जेल होती है। आईपीसी की एक धारा है 182, इसके तहत उन लोगों को सजा दी जाती है जो किसी भी नागरिक अधिकारी को किसी निर्दोष को फंसाने के लिए झूठी जानकारी देते हैं। इसमें 6 माह तक की सजा होती है। एक और कानून है, धारा है आईपीसी की धारा 499 व 500, इसमें आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। मानहानि में कितना मानहानि होगा? जितनी उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति होगी, जो अपनी इज्जत को हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि मुआवजे की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है। अगर कोई एमएलए पर झूठे केस लगाता है बलात्कार और रेप के, तो वह मानहानि करेगा तो उसको ज्यादा पैसे की मानहानि करेगा। लेकिन अगर मजदूर है तो जो उसकी सामाजिक स्थिति है उस हिसाब से वह मानहानि कर सकता है। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए कि हम महिलाओं और बालिकाओं पर हो रहे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए और जो पुरुष ऐसा करते हैं उसे सख्त सजा दी जाए। लेकिन ऐसे
निर्दोष पुरुषों को दुष्कर्म के झूठे मुकदमों के चलते सूली पर चढ़ा देना भी सही नहीं है। यह है कि अगर महिलाओं पर, लड़कियों पर इस प्रकार के घिनौने कृत्य होते हैं तो हमारे यहाँ सजा का प्रावधान है और ऐसे लोगों पर कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए और दिया भी जाता है न्यायालय के द्वारा। लेकिन उन महिलाओं पर भी इस प्रकार का दंड का प्रावधान होना चाहिए कि अगर वह किसी पुरुष को झूठे रेप, छेड़खानी के आरोप में फंसाती हैं और उनकी यह लीला समाप्त हो जाती है, या वह 2-4 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये रहा झूठे रेप केस में आपको अगर फंसाया जाता है और आप अगर मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप मजबूत हैं, मानसिक रूप से मजबूत हैं, आप बरी हो जाते हैं, तो झूठे रेप में फंसाने वाले लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। कानून में, हमारे आईपीसी में विभिन्न धाराओं के तहत उन पर मुकदमा कायम किया जा सकता है। ये रही आज की हमारी कक्षा। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक, नए मित्र हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।